तो आज का हमारा टॉपिक है मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के लिए। तो चलिए देखते हैं इसके उद्देश्य क्या है सीखने के। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा पीएफए क्या है, हमें मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता क्यों है, और अंत में हम पीएफए कैसे कर सकते हैं। पीएफए की जो प्रक्रिया है हम उसे समझने की कोशिश करेंगे इस सेशन के दौरान। तो मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा शुरुआत करते हैं कि कैसे और कब जरूरत पड़ती है इसकी। सबसे पहले ये गंभीर तनाव, संकट या आघात के दौरान दी जाती है। ये किस प्रकार के संकट या आघात हो सकते हैं? आपदा, किसी प्रियजन की मृत्यु, दुर्घटना, डकैती, हमला, दुर्व्यवहार, हिंसा, हानि आदि का सामना करने वाले सभी मनुष्य के लिए पीएफए उचित होता है। तो इसमें हम मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं, सहयोगी एवं व्यावहारिक सहायता प्रदान करने की कोशिश करते हैं पीएफए के द्वारा। तो मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा की तीन जो चीजें, बहुत मूल्य चीजें होती हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है, वो ये है कि इसमें हम व्यावहारिक सहायता प्रदान करते हैं, गैर घुसपैठ और गैर निर्णय और एवं सहायक और संकट हस्तक्षेप। मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा मुख्य लक्ष्य जो है वो ये है, जरूरतों और चिंताओं का आकलन करना। अगर हम चिंताओं और जरूरतों का आकलन नहीं करते हैं तो इससे हमारे जो इंटरवेंशन है, इससे जो हम सुझाव प्रदान करने की कोशिश करते हैं उसमें रुकावट या खेद आ सकती है। सुरक्षा और सुनिश्चित करना और स्थिरता सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक महिला जो है वो सुरक्षित फील ना करे आपके साथ, तो फिर वो कभी भी आपको अपनी सच्ची बात नहीं बताएगी, और इससे हमारे वापस से जो प्रोसेस है, जो तरीका है पीएफए प्रदान करने का, उसमें मुश्किलें आ सकती है। अतिरिक्त सहायता जुटाना, ध्यान देकर सुनना, जो हम आगे भी इस बारे में काफी चर्चा करने वाले हैं, कई सारी बातों के बारे में। सांत्वना या तसल्ली देना कि सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं आपके साथ में, चाहे वो हो ना हो। लेकिन महिलाओं को सबसे पहले वो जब गंभीर रूप से आपके पास आती है तो उनको ये बताना जरूरी है कि ये ठीक हो जाएगा और आप उनके साथ खड़े हैं इसके लिए। और अंत में भावनाओं का मान्य करना और तथ्यों की पुष्टि करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत क्या है? 4 सिद्धांत है। सबसे पहले महिला की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। हमें किसी भी तरह से उनकी निंदा नहीं करनी है, उन्हें नीचा नहीं दिखाना है, उन्हें तुच्छ महसूस नहीं कराना है। फिर पीड़ित व्यक्ति की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकता के अनुकूल होकर कार्य करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब उनकी आवश्यकताएं हमें पता होती है, उनके कल्चर के बेसिस पे, उनकी संस्कृति के बेसिस पे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अन्य आपातकालीन सेवाओं की जानकारी रखना जरूरी है कि कहाँ, कब, कैसे जाना है, किस महिला को लॉयर चाहिए या डॉक्टर चाहिए या मनोवैज्ञानिक चिकित्सक चाहिए, क्या चाहिए, ये पता होना जरूरी होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये आपके लिए है, अपना ख्याल रखें और आत्म देखभाल करना बहुत जरूरी है। ये खासकर कि काउंसलर्स के लिए बहुत जरूरी है, और इसे हम विस्तार से बाद में इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं पीएफए क्या नहीं है। सबसे पहले विशेषज्ञ द्वारा प्रदान किया जाने वाला परामर्श या सलाह नहीं है पीएफए। मनोवैज्ञानिक जांच या पूछताछ नहीं है, या आप कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं, कोई पेपर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ मदद प्रदान कर रहे हैं आप महिलाओं को, तो ये एक जांच नहीं है। लोगों को विश्लेषण या स्पष्टीकरण करना नहीं है। अपनी कहानी या घटनाओं के बारे में बताने के लिए लोगों पर दबाव डालना नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमें लगता है कि अगर लोग हमसे बात करेंगे तो हमें बातें पता चलेगी, ये सही बात है। लेकिन अगर कोई आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, कोई आपके साथ जो है संतुष्ट नहीं है, तो उनके साथ में इन घटनाओं को बताने के लिए प्रेशराइज करना, उन पर दबाव डालना गलत होगा। पीएफए कौन, कब, कहाँ, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है हमारा वो है कौन। कोई भी व्यक्ति जिसने हाल ही में किसी संकट का अनुभव किया है और किसी कष्टप्रद परिस्थिति का सामना कर रहा हो, वो पीएफए प्रदान कर सकता है। कहाँ कर सकते हैं? कोई भी स्थान जो सुरक्षित हो और जहां हालात के अनुसार गोपनीयता बरकरार रह सके
और शांत जगह, सुरक्षित जगह जहां महिलाओं को कोई कठिनाई ना हो, उस जगह पे हम पीएफए प्रदान करते हैं। और कब? तनावग्रस्त पीड़ित व्यक्ति से मुलाकात के समय, आमतौर पर आपदा या विपत्ति के तुरंत बाद हम पीएफए प्रदान करते हैं। तो पीएफए हम क्यों देते हैं, इसको थोड़ा सा हम बायोलॉजी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो दिमाग होता है उसके कई हिस्से होते हैं, और हमारा दिमाग स्ट्रेस के वक्त, आपदा के वक्त में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो कई हिस्से होने के बावजूद पीएफए में हम दो हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा जो हिस्सा है वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और दूसरा हिस्सा जो है वो है अमिगडाला। अमिगडाला जो होता है वो आपके दिमाग का जो इमोशनल पार्ट होता है वो उसे कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी में, हमारे मन में हम जितने इमोशंस महसूस करते हैं वो अमिगडाला से ही कंट्रोल किया जाता है। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है? वो विभाग है आपके दिमाग का जो ज्यादातर आपको लॉजिकली सोचने में मदद करता है, प्रैक्टिकली सोचने में मदद करता है, और इमोशंस को अलग रख के सोचने में मदद करता है। तो आपदा के वक्त में या किसी भी तनावग्रस्त स्थिति के वक्त में जो आपका दिमाग है वो एक तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है ये समझते हैं। यहाँ आप जो देख पा रहे हैं, लाल रंग में अमिगडाला है, और भूरे रंग में जो आपका है वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है? तनावग्रस्त स्थिति के दौरान काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है, और आपका जो अमिगडाला है वो ज्यादा काम करने लगता है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इस स्थिति में आप इमोशनली ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। हम कहते हैं ना कि ये इंसान इस स्थिति में अपने दिल से सोच रहा है, दिमाग से नहीं सोच रहा है, अपने इमोशन से सोच रहा है, प्रैक्टिकली लॉजिकली नहीं सोच रहा है। तो इसका यही मतलब होता है कि उसका अमिगडाला जो है वो हावी हो गया है उसके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे, और इस तरीके से इंसान जो है किसी भी तनावग्रस्त स्थिति में या आपदा में सामना करता है। तो सामना किस प्रकार से किया जाता है इसको आप समझने की कोशिश करते हैं। डर और तनाव के 4 F होते हैं। तो ये 4 F क्या है? ये आपके 4 रिस्पॉन्सेज होते हैं कि हम सामना किस तरीके से करते हैं। 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है फाइट, यानी कि लड़ाई। तो ये प्रक्रिया शारीरिक लड़ाई जैसे अपनी सुरक्षा के लिए पुकारना भी हो सकता है। तो इसमें हम डट के लड़ाई करते हैं, आपदा का सामना करते हैं और उसे मिटाने की कोशिश करते हैं। दूसरा एफ है फ्लाइट, यानी कि उड़ान। इसमें जिससे डर पैदा हो, उस परिस्थिति के से भाग जाना या उसे छोड़ देना या उस स्थिति पर ध्यान देना बंद कर देना ही, ऐसा इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं फ्लाइट। तीसरा जो हमारा रिस्पॉन्स होता है डर या फियर। जब खतरा महसूस होता है तो शारीरिक रूप से स्थिर या फ्रीज हो जाना या जम जाना हो सकता है। ठीक है, तो बोलने में या किसी कार्य को करने में मुश्किलें आ सकती है, क्योंकि वो इंसान इतना डरा हुआ रहता है कि वो आगे और काम नहीं कर सकता है। और फाइनली फॉन। फॉन का अर्थ होता है उस व्यक्ति से सुरक्षा की मांग करना जो आपको खतरा महसूस करा रहा हो। तो हम अपने आप को उस व्यक्ति के प्रति समर्पित कर देते हैं और उसके बाद हम उससे सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं। तो पीएफए में एक चीज समझने की जो बहुत जरूरत है वो है आपका लाइव्स मॉडल। तो ये लाइव्स मॉडल क्या होता है? लाइव्स को अगर हम बढ़ाएं तो इसका मतलब निकलेगा LIVES। एल माने लिसन, यानी कि ध्यान देकर सुनना। आई माने एनक्वायर, यानी पूछताछ करना। वी माने वैलिडेट, यानी भावनाओं का मान्य करना। ई माने एनहांस सेफ्टी, यानी सुरक्षा सुनिश्चित करना। एंड फाइनली एस माने सोशल सपोर्ट, यानी कि सामाजिक सहायता प्रदान करने में मदद करना। तो इन सबको थोड़ा विस्तार में हम समझते हैं। तो एल माने लिसन, तो हम कैसे सुन सकते हैं? सहनशील और शांत रहकर सुनना, उन्हें आभास रहे कि आप सुन रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, अपना सिर हिलाए या हाँ ना, इस प्रकार से आप जब करते हैं तो उन्हें ज्यादा समझ में आता है कि आप सुन रहे हो उनकी बातों को। उनकी भावनाओं का मान रखना, अपनी घड़ी, कंप्यूटर और आज के जमाने में मोबाइल फोन्स को ना देखना। उनके किया हुआ या न किया हुआ कृत्य या उनकी भावनाओं के प्रति राय न बनाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम यहाँ अपनी राय देने नहीं आए हैं, हम उनको समझने आए हैं और उनकी आपदा को मिटाने के लिए आए हैं। तो आपने ऐसा गलत किया, या आपको नहीं करना चाहिए था, ये सब बोलना अपनी राय देना होता है। और पीएफए का अर्थ ये नहीं होता है कि हम उन्हें राय दें।
तो क्या कहना चाहिए? कई बार हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं। हम कई बार मौन हो जाते हैं, तो ऐसे मौकों पर हमें क्या कह सकते हैं? हम थोड़ी सी आपको उदाहरण देते हैं। उन्हें यह अवसर दे कि वह क्या कहना चाहती हैं, तो पूछे जैसे कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? पूछे कि क्या आप मुझे कुछ और बताना चाहेंगी? तो इस प्रकार की चीजें पूछने से क्या है, उनके लिए मुंह खोलना ज्यादा आसान होता है। बोलने के लिए दबाव ना डाले और मौन रहने दे और विराम करे। तो चलिए देखते हैं ट्रॉमा सर्वाइवर को सुनने और उनसे बात करने के लिए क्या करे और क्या ना करे। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? उनके चुप रहने और मौन रहने को स्वीकार करे और उन्हें सोचने का समय दे, बहुत जरूरी। उनके अनुभव को सम्मान दे और अपनी सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करे। वह जो चाहती हैं उसे स्वीकार करें और उसकी इच्छाओं का सम्मान करें, क्योंकि अगर आप किसी का सम्मान नहीं करते हैं तो वो कभी भी आपको अपनी मन की बात नहीं बताएंगी और उन्हें यही लगेगा कि आप उनकी निंदा कर रही हैं या उन्हें तुच्छ महसूस कराने की कोशिश कर रही है। अब क्या नहीं करना चाहिए? उनकी बातों को सुने और अपनी तरफ से उनकी बातों को खत्म करने की कोशिश न करें। उसे किसी और की कहानियों या समस्याओं का उदाहरण न दे और अपनी परेशानियों के बारे में बात न करे। अगर आप अपनी परेशानी के बारे में बात करते हैं तो उन्हें लगेगा कि वो आप सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं और उनकी तो सुन ही नहीं रहे। ऐसा ना सोचे और न ही दर्शाए जैसे कि आपको उनकी समस्याओं का समाधान करना ही है। ये जरूरी नहीं है। कई बार वो खुद की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और ऐसे स्थितियों में बहुत बार केवल आकलन ही काफी होता है, क्योंकि आकलन करते वक्त ही महिलाओं को समझ में आता है कि काश मैं ऐसा कर लेती या मैं ऐसा कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये इन तरीकों को आजमाएं और इन बातों का ध्यान रखें कि आपको पीएफए के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एक्टिव लिसनिंग के वक्त। अगला जो हमारा है इंक्वायर, उसमें देखिए हम क्या होता है, जरूरतों और चिंताओं के बारे में पूछताछ करना। सो आपके प्रश्नों को ऐसे वाक्य कीजिए कि उनको बोलने के लिए आमंत्रित किया जाए। तो जैसे आप किन के बारे में बात करना चाहती है? क्या आप अपनी जरूरतों के बारे में बात करना चाहती है? दूसरा, खुला अंत वाला प्रश्न पूछे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। हाँ या ना का सवाल पूछने से वो केवल हाँ या ना में अटक जाएंगे। खुले अंत प्रश्न पूछने में जैसे उसके बारे में आप क्या महसूस करते हैं, ये पूछ सकते हैं और ये ना पूछे कि क्या आप दुखी महसूस कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमें डिटेल नहीं पता चलता, हमें विस्तार से नहीं पता चलता है कि महिला क्या महसूस कर रही है। तीसरी बात जो ध्यान में रखने की जरूरत है, समझने का प्रयास करें। वह जो कहती है दोहराए, सारांश और पुनः वाक्य करे। इसको हम समराइजेशन, पैराफ्रेजिंग, रिफ्लेक्शन कई शब्दों से जानते हैं। हर शब्द के अपने अपने मीनिंग होते हैं, बट इन जनरल जब आप उनके भावनाओं को दोहराते हैं और वो कैसा महसूस कर रहे हैं इसको रिपीट करते हैं तो उन्हें पता रहता है कि आपने ध्यान देकर सुना है। ओके। तो जैसे आप कह सकते हैं, आपने कहा कि आप बहुत निराश महसूस करते हैं, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि आप उनकी बात को ध्यान देकर सुन रहे हैं। नेक्स्ट, उनकी भावनाओं को मान्य दीजिए। ये बहुत जरूरी है। ऐसा लगता है जैसे आप इसके बारे में गुस्सा महसूस कर रहे हैं, आप परेशान लग रहे हैं, तो ऐसी बातें कहने से ना उनका मन जो है हल्का होता है। आवश्यकता के अनुसार छानबीन करें, अननेसेसरी छानबीन करना गलत होगा। तो क्या, जैसे आप कह सकते हैं, क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? फिर और आखिरी बात जो याद रखनी जरूरी है इंक्वायरी में वो ये है कि यदि कोई बात स्पष्ट ना हो तो स्पष्टीकरण मांगे। तो आप कह सकते हैं कि क्या आप कृपया इस बात को फिर से बता सकती हैं, या और इस बारे में बता सकती हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ज्यादा इंक्वायरी नहीं करना है। हाँ, इसको हमें बहुत ही सरलता से उन्हें हमें प्रश्न पूछने हैं। नेक्स्ट, वी यानी कि वैलिडेट करना, भावनाओं का मान्य करना या पुष्टि करना। तो आप क्या कह सकते हैं इन सब केसेस में? यह आपकी गलती नहीं है, दोष आपका नहीं है, बात करने में कोई हर्ज नहीं है, सहायता उपलब्ध है, अपने पति द्वारा की गई मारपीट सहना उचित नहीं है, आप एकमात्र नहीं है, दुर्भाग्य से कई अन्य महिलाओं को भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी बातें कहने से जो है महिला
आप पे ट्रस्ट करने लगती है, आप उनके लिए आसान होता है अपनी बातों को व्यक्त करना आपके सामने। ओके, सो ई पे आते हैं, यानी कि एनहांस सेफ्टी, सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो इसमें हम किन बातों का ध्यान रखेंगे? यौन उत्पीड़न या अपने साथी द्वारा की गई हिंसा की घटना के बाद सुरक्षा से संबंधित स्थिति का आकलन करना बहुत जरूरी है। साथी द्वारा हिंसा के तात्कालीन जोखिम का आकलन करें, पता करें कि क्या गंभीर चोट लगने का तात्कालीन जोखिम जो है या घर जाना क्या सुरक्षित होगा महिला के लिए। तो अगर नहीं होता है, यदि सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षा योजना बनाने में उनकी मदद करे, आश्रय, सुरक्षित आवास आदि के लिए परामर्श प्रदान करे या निर्देशित करे, एक सुरक्षित जगह को की पहचान करने में मदद करे जहां वे जा सकती है आपातकालीन स्थिति के वक्त, और फाइनली एक सुरक्षा बैग यानी कि इमरजेंसी किट बनाने में उनकी मदद करे। सुरक्षा सुनिश्चित करने में सतर्क रहिएगा। बहुत जरूरी है कि उत्पीड़न के बारे में तभी बात करें जब आप और वो एकदम अकेले हैं। स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेजों को गोपनीयता दे। बाहर जाकर आने का घर पर क्या कारण बताना है, और किसी भी दस्तावेज को घर ले जाते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इस मुद्दे पर उनको जानकारी देनी बहुत जरूरी है। लास्टली एस पे आते हैं हम, जो है सामाजिक सहायता जुटाना, यानी कि सोशल सपोर्ट। उनके विकल्पों को पहचानने पर उन पर विचार करने तथा स्वयं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातों पर गौर करने में उनकी सहायता करें। अपने समाज के लोगों से मिलने वाली मुमकिन मदद के विषय में उनसे चर्चा करें। हो सकता है वे अपने जान पहचान वालों पे भरोसा करना पसंद करती हों, और सहज रूप से सलाह देकर उन्हें सहायता जुगाड़ करने में उनकी मदद करें। तो पीएफए हेतु क्या करें और क्या न करें, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो एक बार संक्षेप में दोबारा से देखते हैं। क्या करें पे आते हैं। जरूरतों और चिंताओं को पहचाने, भावनात्मक शारीरिक सुरक्षा और सहायता से संबंधित जरूरतों पर ध्यान दें, अनुभवों और चिंताओं के बारे में सुने और मान्य करें, दूसरों से जुड़ने, शांत और आशावादी होने में मदद करें, और फाइनली आत्मनियंत्रण और आत्म प्रभारी बनने में महिला की मदद कीजिए। तो इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाते हैं महिला को। पीएफए दिया ही इसलिए जाता है जिससे कि महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर बन सके, क्योंकि हमेशा ओएससी स्टाफ अवेलेबल नहीं रहेंगे, हमेशा परिवार वाले नहीं हो सकते हैं, काउंसलर्स नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे मौकों पर महिलाओं को जो है खुद पर भरोसा करना चाहिए, और पीएफए द्वारा हम इसी चीज का ध्यान रखते हैं। और क्या न करें, उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करना गलत होगा। उन्हें खुद से उसका हल निकालने में उनकी मदद कीजिए। उन्हें हिंसक संबंध छोड़ने, पुलिस तथा अदालत में जाने के लिए मनाने की कोशिश करना या उन पर दबाव डालना गलत होगा। ऐसे सवाल पूछना जिनसे उन्हें दर्दनाक घटनाओं का फिर से सामना करना पड़े या याद करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़े, ये गलत है। क्या हुआ, क्यों हुआ जैसी बातों पर छानबीन करना जोर जबरदस्ती से, और फाइनली अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बताने के लिए उन पर दबाव डालना। तो चलिए, जो हमारा आखिरी साइड है उस पे हम आगे बढ़ते हैं। पीएफए के जो मुख्य अवधारणाएं हैं जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, उसे संक्षेप में हम समझते हैं। सबसे पहले पीड़िता को धैर्य पूर्वक बिना जज किए सहानुभूतिपूर्ण तरीके से सुने। पीड़िता पर भरोसा करे जब वह कहती है कि वह एक गंभीर खतरे का सामना कर रही है या परेशानी में है। बहुत बार हमारे पास छोटी बच्चियां आती है, ऐसी महिलाएं आती है जिनका मानसिक संतुलन सही नहीं रहता है, तो हम उन पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे मौकों पर विश्वास करना और भी जरूरी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है, और उन्हें मदद करना और उसी मौके पे हमें पीएफए प्रदान करना बहुत जरूरी होता है। पीड़िता की भावनाओं और विचारों को मान्यता प्रदान करें, पीड़िता की सुरक्षा को सुनिश्चित करें, उसे उपलब्ध सेवाओं तथा उनकी जानकारी के बारे में विस्तार से बताएं तथा उन सेवाओं से संबंधित एजेंसीज के साथ कनेक्ट करने के लिए उनकी सहायता करें। और फाइनली रेफरल हमेशा पीड़िता की बताई गई जरूरतों के अनुसार ही प्रदान करना चाहिए,
उनके संस्कार, संस्कृति, उनके लोकेशन, उनके नीड्स को ध्यान में रखते हुए ही क्या रेफरल दे, चाहे वो लॉयर हो या मीडिया पर्सन हो या डॉक्टर हो। तो ये हमारे पीएफए का अंश था। अगर आपके कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपके कोई भी प्रश्न है तो प्लीज हमसे पूछिए। और यदि आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो द फ्लोर इज ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस। थैंक यू।